नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 52 है और आज हमको देखना है एप्टीट्यूड टेस्टिंग क्या होता है। इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हम एप्टीट्यूड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्टिंग क्या होता है, पहले तो हमको ये समझना है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? एप्टीट्यूड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति की किसी खास काम को करने की योग्यता यानी कैपेबिलिटी या प्राकृतिक क्षमता को जांचते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्टिंग से। ठीक है, किसी खास काम को करने की योग्यता और उसकी प्राकृतिक क्षमता को जांचते हैं। तो अब सवाल ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि लॉजिकल रीजनिंग होती है यानी तार्किक सोच होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाती है, गणितीय क्षमता। और वर्बल एबिलिटी चेक की जाती है यानी शब्द समझने की क्षमता चेक की जाती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या सुलझाने की कला चेक की जाती है। अटेंशन एंड स्पीड चेक किया जाता है, ध्यान और तेज़ी से काम करने की क्षमता देखी जाती है। टेक्निकल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, तकनीकी समझ देखी जाती है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये मुख्य है। तो अब सवाल ये है कि किस लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो नौकरी, हमारा जवाब ये होगा कि नौकरी के लिए होता है, जैसे बैंक और आईटी में। कॉलेज और कोचिंग के लिए होता है। सरकारी भर्ती में जैसे यूपीएससी एसएससी में होता है। कौशल पहचान के लिए होता है, स्किल को पहचानने के लिए किया जाता है इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का अब सवाल ये होगा कि एप्टीट्यूड का मकसद क्या होता है। टेस्ट तो हो गया, ये है, लेकिन मकसद क्या है इसका, पर्पज़ क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसका पर्पज़ ये है कि ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आप उस काम, कोई काम है उसके लिए टेस्ट हो रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है आपका, तो उस काम के लिए आप कितना योग्य हैं या उस काम को कितना सही तरीके से करेंगे, इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आपकी ताकत, आपकी कमज़ोरियों को जानने की कोशिश करते हैं। आप सही व्यक्ति, जो भी इसमें पास होता है तो सही व्यक्ति को सही जगह पे अपॉइंट किया जाए, इसलिए होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि क्यों, क्या पर्पज़ है एप्टीट्यूड टेस्ट का, किस लिए होता है और क्या क्या होता है इसमें, और एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हमको ये समझना है कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल एक लेके समझेंगे। मान लीजिए एक राहुल नाम का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है, वो नौकरी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो राहुल ने एक बैंक में जो है नौकरी के लिए आवेदन किया था और उसने एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। ठीक है, तो टेस्ट में उसे क्या करना था, जैसे सवालों के जवाब जल्दी देने थे, जैसे 2+3 × 4 इसके जवाब देने थे, कुछ तर्क लगाने थे, जैसे बारिश होती है तो सड़क गीली होती है, इस तरीके के कुछ प्रश्न आ रहे थे। शब्दों को समझने वाले अर्थ, शब्दों को समझने के लिए जो है उसके अर्थ बताने थे। तो इस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो पर्पस देखा था हमने, फ़ायदे क्या होते हैं इसके फ़ायदे ये है कि इससे ज्ञान से ज़्यादा जो है प्राकृतिक क्षमता पर ध्यान दिया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। और इससे ये देखा जाता है कि गलत भर्ती कम हो। आप कोई भर्तियाँ करना चाहते हैं, आपने वैकेंसी निकाल दी, आप कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे, तो लाखों की भीड़ आ जाएगी, आप छटनी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बीच में एक बैरियर लगाना पड़ता है एग्ज़ाम का, कि इसको पार करके आओ, जो पार कर गया वो योग्य है। तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो गलत भर्ती को रोकने के लिए सही उम्मीदवार जो है अपॉइंट हो, वैकेंसी जो निकली है उसके लिए, और काम की गुणवत्ता बढ़ जाए, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये रूट लर्निंग काम, यहाँ पे जो है रूट लर्निंग को छोड़ना पड़ता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। यानी रट्टा नहीं मार सकते, बल्कि आपके समझ और सोचने की क्षमता को परखा जाता है इससे। जो रटेंगे वो नहीं जीत पाएंगे इसमें, मतलब इनमें सिलेक्शन नहीं होगा एप्टीट्यूड टेस्ट में। रूट लर्निंग को ये अवॉइड करता है पूरी तरीके से, और समझ और सोचने और समझने की क्षमता चेक करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है एप्टीट्यूड टेस्ट का। पर्पस क्या है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब पता चल गया। अब एप्टीट्यूड टेस्ट का ये तो जनरल चीज़ें हमने बता दी सीधे सीधे।
अब इसमें टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स हैं जनरल एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड टेस्ट में। पहला तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दो होते हैं। तो पहला हमको देखना है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में यानी इसको हिंदी में ये बोलते हैं सामान्य अभिक्षमता या सामान्य अभिरुचि परीक्षा हिंदी में। तो क्या होता है ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जो किसी भी व्यक्ति की सामान्य योग्यता को जांचता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। सामान्य योग्यता यानी जीएस, जनरल स्टडीज आपको चेक करता है। जनरल एबिलिटी मतलब इसमें ये होता है कि इस टेस्ट में आपके जो है मूलभूत सोचने समझने, गणित, भाषा, तार्किक क्षमता को परखा जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे अगर आप बैंक, रेलवे या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। जैसे सवाल आते हैं ना, मैथ 25 इंग्लिश 25 ऐसे, तो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। सवाल ऐसे हो सकते हैं 5+3 × 2, अगर सभी पक्षी उड़ सकते हैं और कौवा पक्षी है तो क्या कौवा उड़ सकता है, ऐसे प्रश्न आते हैं रीजनिंग में। और दिए गए शब्द में सही विकल्प चुनना है। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षा या फिर विशिष्ट अभिरुचि परीक्षा। ये टेस्ट किसी खास क्षेत्र या काम की खास योग्यता को परखने के लिए होता है किसी स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यह टेस्ट सिर्फ उस काम से जुड़े कौशल, किसी काम से जुड़े कौशल या क्षमता को जांचने की कोशिश करता है जिसमें आप काम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपका स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी ड्राइविंग या वाहन की समझ पर हो सकता है आपका टेस्ट, कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी तकनीकी काम जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसमें काम करना चाहते हैं तो आपका स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और वो भी कंप्यूटर से जुड़ी समस्याओं और लॉजिक पर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए उसके लिए मेडिकल का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा स्पेसिफिक, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, इन सब का एग्ज़ाम जो आपको पास करना है तो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और आप किसी खास फील्ड में, किसी जैसे प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में, प्रोग्राम में, मेडिकल में, ड्राइविंग करना है तो उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होता है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या? अभी हमने देखा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी दो क्लासिफिकेशन किया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हमको समझना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे CSET, मैट, कैट, ऐसे एग्ज़ाम सुने होंगे ना। CSET मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और मैट का मतलब है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और कैट का मतलब है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये तीन चीज़ें हैं मुख्य रूप से समझाने के लिए। एग्जाम्पल है एप्टीट्यूड टेस्ट के। तो CSET क्या है? सवाल आएगा पहले कि CSET क्या है। तो CSET यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो है दूसरा पेपर होता है, उसको CSET बोलते हैं। अब इस CSET में क्या परखा जाता है? जिसका आंसर होगा कि आपकी योग्यता यानी एप्टीट्यूड, जैसे समझदारी, तार्किक सोच, गणित, अंग्रेजी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी जांची जाती है। अब सवाल ये कि ये CSET किसके लिए है? CSET किसके लिए? IAS, IPS और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए होता है। ये क्यों ज़रूरी है? सवाल आना चाहिए मन में कि क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब ये होगा कि ये तय करता है कि आपके पास प्रशासनिक नौकरी के लिए बुनियादी क्षमता है या नहीं। ये टेस्ट किया जाता है। वहीं आता है दूसरा मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब सवाल है कि ये क्या है, मैट क्या है? तो मैट एक मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा है, ठीक है। तो इसमें क्या परखा जाएगा? इसमें ये आपकी गणित, अंग्रेजी, तार्किकता और सामान्य ज्ञान की योग्यता परखी जाती है। किसके लिए है ये MBA वालों के लिए, जो MBA करते हैं और अदर मैनेजमेंट कोर्सेज में प्रवेश करना, परीक्षा जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो तो वो मैट देते हैं। तो मैट कहाँ होता है? भारत पैन इंडिया में जहाँ भी मैनेजमेंट के संस्थान है वहाँ होता है,
ठीक है। अब तीसरा है कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये क्या है? कैट भारत की सबसे लोकप्रिय यानी एमबीए प्रवेश परीक्षा का प्रवेश परीक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या परखा जाएगा इसमें? आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें परखी जाती है। किसके लिए है कैट? ये आईआईएम जो करते हैं उनके लिए, और कई अन्य टॉप टॉप बिजनेस स्कूलों में एमबीए में प्रवेश परीक्षा के लिए होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कैट का स्कोर भारत के बेस्ट एमबीए कॉलेज में प्रवेश परीक्षा का एक गेट है। ये जो पास करेगा वो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, सॉरी। तो ये सारे जो मैंने एग्जांपल बताए, सी सेट, मैट, कैट, ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जांपल हैं। एप्टीट्यूड, आप इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, 50 तरीके का एग्जांपल लेके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, इतना ही है। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस समझना है कि क्या समझाया जा रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है ये बताया गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उसको क्लासीफाई किया गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर उसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए जैसे सी सेट, कैट, मैट, बस इतना ही हुआ है। अब टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक स्टार्ट करना है हमें। टॉपिक जो मैं एप्टीट्यूड समझ लिया, लेकिन अब उसमें टॉपिक में था ना कि एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, ये शब्द आपके टॉपिक में है, ये वर्ड एग्जैक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? पहला सवाल मन में यही आना चाहिए कि क्या होता है ये। तो इसका मतलब ये है कि सरकारी सेवाओं में जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में आदि में काम करने वाले अफसरों के पास कुछ खास क्षमताएं होनी चाहिए जिनसे वे सही फैसले ले सकें, समस्याएं हल कर सकें और जनता के साथ प्रभावी तरीके से जुड़ सकें। यही क्षमताएं एप्टीट्यूड कहलाती हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि वो कौन सी क्षमता है, वो कौन सी क्षमताएं हैं जो समस्या हल कर सकता है, सही फैसले ले सकता है, तो कैसे करेगा ये सारी चीज़ें। तो सिविल सर्विसेज में कुछ एप्टीट्यूड के कुछ भाग हैं, कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला कि भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए, भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। पहला स्किल यही होनी चाहिए, उसके अंदर यही क्षमता होनी चाहिए। तो कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए? भाषा पर उसकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, यानी भाषा को गहराई से समझना, सही मतलब निकालना, ये उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका सही मतलब समझे, उसका सार निकाल ले, समरी निकाल ले, ये क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा है, दूसरी क्षमता उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि उच्च तार्किक क्षमता होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग माइंड होना चाहिए उसका, यानी बातों को सोच समझ कर तार्किक रूप से जोड़ना, यानी लिंक कर सके हर चीज़ में। मान लीजिए वो कोई इंडियन एक्सप्रेस का जो है, किसी इंडियन एक्सप्रेस में किसी राजनीतिक मुद्दे के कारण और नतीजों को तार्किक तरीके से समझ रहा है। न्यूज़पेपर उठाया, पढ़ा, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ा तो उसको लॉजिकल तरीके से देखा और लिंक करने की कोशिश किया, या न कि भावनाओं में बह के वो भी सपोर्टर बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी क्षमता क्या होनी चाहिए उसके अंदर कि निर्णय एवं समस्या की सटीक क्षमता, इसको सुधारने की, यानी सही फैसले लेना और समस्या का समाधान करना उसको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्लोबल लेवल पर कोविड-19 क्राइसिस हुआ था, तो उस समय एकदम सही डिसीजन लेकर जनता की मदद करने वाली क्षमता इसके अंदर आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसके अंदर होना चाहिए। अब चौथी क्षमता क्या होनी चाहिए एक सिविल सर्विसेज में? गणित और आंकड़ों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ये कि नंबर, ग्राफ, जो स्टैटिक्स होते हैं, सांख्यिकी होते हैं, उनको समझ कर उनका एनालिसिस करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। अब उसके सामने रख दिया गया बहुत सारे डेटा, आंकड़े, और देख के सर घुमा रहा है कि अरे ये क्या आ गया, नंबर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ग्राफ देख के ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर खूबी होनी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे द हिंदू जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, तो द हिंदू में बहुत सारे स्टैटिक्स आते रहते हैं। क्यों आते हैं? आपके अभ्यास के लिए आते हैं, आप अभ्यास कर सकते हो उन सब चीज़ों से। तो जब इकोनॉमी का कोई डेटा आता है तो वो स्टैटिक्स ग्राफ बना के दिखाते हैं, तो उनको पढ़कर और इकोनॉमी की जो है व्यवस्था का सिस्टम कैसा चल रहा है इकोनॉमी का, उनको समझने की उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए।
पांचवी क्षमता क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेट करने की क्षमता, यानी साफ सुथरे तरीके से बात करना और काम करना उनका, ये क्षमता होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब वही सामने वाला समझे, एग्जैक्ट जो आप समझाना चाहते हैं वही समझ में आए। नहीं बोला कुछ और समझ कुछ और लिया गया तो फिर दिक्कत होगी। तो कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये पांच चीज़ें होनी चाहिए। भाषा पे पकड़, सूक्ष्म पकड़, लॉजिकल माइंड होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता होनी चाहिए, स्टैटिक समझता हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त हो। ठीक है, छोटी छोटी मोटी बातें हो तो अवॉइड करे, हटा दे किसी तरीके से, ताकि प्रॉब्लम बढ़े ना। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जब देख रहे हैं बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है तो सिंघम बनने के चक्कर में कोई आईपीएस आ जाता है, बदतमीजी कर जाता है, उसको बॉल को और बढ़ा देता है। फिर नतीजा क्या निकलता है? ट्रांसफ़र या सस्पेंड हो जाते हैं सब। सोशल मीडिया में सबको हीरो बनने की चाह रहती है, तो क्या हीरो बन ले, बाद में पता चलता है ड्यूटी आवर में सस्पेंशन लग चुका है तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है कि प्रमोशन कैसे होगा। आप में तो बहुत सारे कह सकते हैं बोल देना कि सस्पेंड हो गए हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड ही ख़राब कर लिया अपना हीरो बनने के चक्कर में। एग्जाम्पल लेके एक बारी इसको पूरा समझ लेंगे, समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि और क्लियर हो। कहानी की तरह एग्जाम्पल होगा, एक एग्जाम्पल, एक कहानी ही एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल कहानी है, समझते हैं। मान लीजिए राम नाम का एक लड़का है जो आईएएस ऑफिसर बन गया है, कम उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गया है, अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन गया है, सबको यही बोल रहा था खूब। तो जब कोरोना महामारी हुआ तो लॉकडाउन भी हुआ, ठीक है। तो उस समय हुआ क्या, उस समय राम का जो है, मैंने पहले बताया था क्षमता कि सूक्ष्म भाषा पे सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए, राम का ज़बरदस्त था ये। उसने क्या होगा, WHO की रिपोर्ट आई कोविड का टाइम पे, तो उसने सारी गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ा कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है। फिर अपने लॉजिकल रीजनिंग से उसने सोचा कि लॉकडाउन कब तक और कैसे लगाना है, उसने इसको तय कर लिया, यानी डिसीजन ले लिया उसने। अब जो पेंडेमिक है उसकी बढ़ती समस्या को समझकर उसने सटीक डिसीजन लिया। फिर कोविड के आंकड़ों को समझकर उसने ज़रूरत के मुताबिक संसाधनों का वितरण भी किया। मतलब उस समय बहुत ज़्यादा रिसोर्स सबको दिए जा रहे थे कि खाने पीने की समस्या हो गई थी लोगों को, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, तो कब किसको कितना देना है वो सब सोच रहा था। और जनता के साथ साथ जो है क्लियर कम्युनिकेशन किया, उसने कम्युनिकेट किया माइक के द्वारा। घरों से बाहर लोग निकल नहीं रहे थे, तो माइक के द्वारा आप देख रहे होंगे उस वक्त न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी आईएएस हैं जो पब्लिक सर्विस में हैं, वो माइक के थ्रू बात कर रहे थे, संबोधन भी कर रहे थे। तो उस वक्त क्लियर कट उन्होंने जो है कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू उनको लॉकडाउन के नियम भी समझाए। और जब ये ज़बरदस्त इस तरह का एप्टीट्यूड जो राम के अंदर था, उसने उसकी सर्विस को एकदम सफल बनाया, ठीक है। तो बाद में जो है राम एक बढ़िया और अच्छा आईएएस ऑफिसर में गिना जाता है। यहाँ पे वो सिंघम नहीं बना कि हम अब कोविड-19 लग गया तो जो हम बोलेंगे वही फरमान हो जाएगा, नहीं, उसने तरीके से समझाया। क्योंकि अगर जनता भड़क जाती तो छतों से कूद कूद के लगती मारने इनको। अब ये क्लियर हीरो बनने के चक्कर में हो जाता है पूरा बवाल। तो ये था एक एग्जाम्पल। क्या देखा हमने अभी, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, आईएएस आईपीएस आईआरएस जैसे सर्विसेज में क्या क्षमताएं होनी चाहिए आप में, वो 5 क्षमताएं ये होनी चाहिए, और एग्जाम्पल देख लिया। अब हमें ये देखना है कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, कि जो आईएएस सिविल सर्विसेज में होते हैं उनका फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या होते हैं। पहले वो उससे पहले ये समझेंगे कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज़ यानी मूलभूत मूल्य, ये उसको हिंदी रूपांतरण बोल सकते हैं। मूलभूत मूल्य वे नैतिक सिद्धांत होते हैं जो एक सिविल सेवक मतलब आईएएस आईपीएस आईएफएस एक्सेट्रा को
सच्चा, ईमानदार और जनता के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। ये मूल्य जो सिविल सर्विसेज की रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज होती है वो सिविल सर्विसेज की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि फाउंडेशनल वैल्यूज कौन से हैं। तो 5 6 7 जो है फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया कि फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होती है। जैसे सच्चा हो, ईमानदार हो, जनता के प्रति जिम्मेदार हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी। पहला है फाउंडेशनल वैल्यूज इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा, सही काम करना, भले कोई देखे ना देखे, आपको काम सही करना है। आप इस उम्मीद में मत बैठे रहिए कि हम सही काम करेंगे तो लोग हमें देखेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। नहीं, आपको काम करना इसलिए है क्योंकि आपको काम दिया गया है, आप उसी सर्विस के लिए हैं। अब कोई देखे ना देखे उससे आपसे इस उम्मीद में मत बैठिए। ये है इंटीग्रिटी, सही काम करना है, भले कोई देखे या ना देखे, अपना काम करते रहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए एक डीएम है, वो अपना नियमों के अनुसार काम कर रहा है। ठीक है, अब उसको रिश्वत ऑफर हो जाती है कि लो भाई 500 करोड़, जाओ सर्विस एक ऐसा साइन कर दो कि तुम्हारा जीवन बन जाए, सर्विस छोड़ो, जाओ घूमो फिरो। उसने कहा तुम 500 करोड़ अपना ले जाओ, नहीं तो हम 500 करोड़ में आग लगा देंगे, हमारे को कोई मायने नहीं रखता इन सब चीज़ों का। ऐसे एग्जाम्पल्स है, अभी बहुत सारे हैं। करण गोपीनाथन जो अभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया था सर्विस बहुत ही यंग एज में। तो ऐसे डीएम होने चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल। तो ये फाउंडेशनल वैल्यूज एक सिविल सर्विसेज में होनी चाहिए। सिविल सर्विस में, सिविल सर्वेंट में निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। दूसरा है फाउंडेशनल वैल्यू क्या है, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, यानी किसी के पक्ष में झुकाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये, मतलब कोई अफसर जो है गरीब और अमीर दोनों का केस जो है एक बराबरी से सुने। अमीर आ गया तो सर 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 सर, मतलब हवाओं की तरह निकल, मुंह से सर सर ना निकले। अगर तुम अमीर को भी सर बोल रहे हो तो गरीब भी आ रहा है तो उसको भी उसी सम्मान भाव से उसको बैठाओ, उसकी समस्या सुनो। ये होती है इम्पार्शियलिटी। बहुत कम में होता है, ये बहुत कम लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। ये तो बहुत सारे लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं। तीसरा है सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा, यानी जनता की भलाई को प्राथमिकता देना। कि कोविड काल, एग्जाम्पल के लिए कोविड काल में जो है बहुत सारे अफसरों ने छुट्टी नहीं ली थी, छुट्टी छोड़कर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा। खुद जब वाराणसी में एक आईपीएस ऑफिसर उस वक्त थे, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने पेपर में छपता था कि वो दो टाइम तक दो टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि बॉडी एक्टिव रहे काम करने के लिए। और उनके ट्रांसफ़र कम से कम उनके अपने खुद के सर्विस में जितने साल की नौकरी नहीं होगी उससे ज़्यादा उनका जो है ट्रांसफ़र हुआ है बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्फलेस सर्विस और इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। तो और उनका जब अकाउंट चेक करा गया था, अकाउंट सारी चीज़ें, मतलब उसको उनको छान दिया गया था पूरी तरीके से, देखे तो किस टाइप का बहुत ज़्यादा ईमानदार है, तो देखिए ले कितना ईमानदार है, पूरी आर्थिक स्थिति, बैकग्राउंड सब छाना गया था। क्या ना, एकदम लिटमस पेपर पर दिखा करके एकदम पेपर में उतार दिया गया था। पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ गई थी। देखिए, नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन नाम नहीं लूँगा। बाद में निकला क्या कि उनका जो सैलरी है, सैलरी में भी उनका जो है ईएमआई कट रहा है। तो ऐसे लोग हैं। चौथा है मोरल करेज, फाउंडेशनल वैल्यू, नैतिक साहस। फाउंडेशनल वैल्यूज में नैतिक साहस यानी मोरल करेज, मतलब ये है, इसका मतलब है कि सही बात के लिए खड़ा होना। मोरल करेज यही होता है, सही बात के लिए आप खड़े हो जाएं। मतलब किसी अफसर ने नेताओं के दबाव के बावजूद जो है अवैध निर्माण तोड़वा दिया था। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। कोई नेता है जो किसी ऑफिसर पे प्रेशर डाल रहा है कि जो है इसको मत तोड़ो क्योंकि हमारा है,
नेता ने कहा आपका हो चाहे किसी का हो, इलीगल है, इसको हटाना पड़ेगा, जो भी करना है आप लिखित में दे दीजिए, आप लिखित में नहीं देंगे तो हम तोड़ देंगे। और उन्होंने तोड़ दिया। ये होता है मोरल करेज। पांचवा है कर्तव्य निष्ठा, यानी कमिटमेंट टू ड्यूटी, अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करना, इसका मतलब होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एसडीएम है, बाढ़ आ गई है किसी गांव में, तो कुछ एसडीएम क्या होता है, अरे रात हो गई आराम करने दो, सुबह ड्यूटी है मेरी। नहीं, डीएम क्या होता है, जो असली होता है, ढंग का कमिटमेंट अपनी ड्यूटी के लिए है, वो बाढ़ पीड़ितों के लिए कूद जाएगा। और ऐसा उत्तराखंड में देखने को मिला है अभी अभी 3-4 महीने पहले जब बाढ़ आई थी, कूद कूद के मदद कर रहे थे। छठा फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है, इम्पैथी, यानी समानुभूति। ये हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी दूसरों की स्थिति को समझना और उनकी मदद करना, सहानुभूति रखना, समानुभूति रखना, ये फाउंडेशनल वैल्यूज है उनके लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई विधवा औरत है, उसने एफआईआर लॉन्च कराने के लिए बोला। अब थाने में तो बैठे रहते हैं दरोगा जी, एसएचओ जी, पेट बड़े बड़ा लेकर, चलने में 2 बार चिल्ला देते हैं, चलने जब चलना होता है तो पैर घसीटना पड़ता है उनको चलने के लिए। तो फिर वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। अब एसपी ऑफिस पहुँच गई वो विधवा महिला की, एसपी ऑफिस में जाके हम कंप्लेंट डालेंगे इनकी भी, और अपनी कंप्लेंट भी बताएंगे क्या है। अब पहुँची, एसपी साहब को पता चल गया कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है। अब एसपी साहब आ गए और एसएचओ साहब, और उनको थाना जो एसआई है उनको खड़ा किया गया कि थोड़ा चल के बताओ। तब वो चल रहे हैं घसीट घसीट के पैर, क्योंकि वो पेट बहुत बड़ा है उनका, थोड़ा में होता नहीं उनका, उनको खाना पीना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो एसपी साहब ने कहा कि चलना नहीं है, तुम लोग को दौड़ना है, पूरे ग्राउंड में 10 कम से कम 50 चक्कर मारने हैं, सांस फूले दम फूले, चलो दौड़ते रहो, 50 पूरे चाहिए मुझे, चल के पूरा करो, दौड़ के पूरा करो, किसी तरीके से करो। और फिर वहाँ पे जो मंत्री बैठा रहता है छत पे ऊंचाई पे, उनको बोला एफआईआर लॉन्च करो ना, फिर तुम्हारा भी नंबर लगता है। फिर एफआईआर लॉन्च होती है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफिसर है वो उस विधवा महिला की शिकायत को, जो एसपी है, समझते हैं। सातवां है लोकहित, यानी पब्लिक इंटरेस्ट। ये फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए, यानी जनता की भलाई को जो सब है सबसे ऊपर रखना। इस सर्विस में जिसने ये मान लिया कि मैं नौकर हूँ, मैं सेवक हूँ, जनता मालिक है, और उसको पूरे कंठस्थ करके गहराई से उसने अपने संस्कारों पे उतार लिया, तो भाई साहब उसको मारना है। आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, मतलब उसको गोली मार सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उस तरीके से, जिस तरीके से आप सोचे कि उसको लालच दे दे या उससे भ्रष्ट कर दे, वो कर नहीं पाएंगे। आपको उसको मारना ही पड़ेगा लास्ट में, या तो आप उसको मार दीजिए, ट्रांसफ़र कराते रहिए, लेकिन वो मानेगा है नहीं जिसने ये मान लिया है। तो ऐसे कुछ लोग हैं एग्जाम्पल। आप एक आईएएस ऑफिसर है ही, नाम लेना नहीं, उनको तो बहुत फेमस है, उन पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। इतने ट्रांसफ़र, वो भी कह रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं बैग खोलता भी हूँ तो पैक नहीं करता, बस अपना सामान, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े उसी में रखे रहते हैं, मुझे पता है ट्रांसफ़र होगा तो सीधे कंधे पर टांग रखेंगे, घूमने निकल जाएंगे दूसरे राज्य में, ट्रांसफ़र हो ही जाना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट को वो मायने रखते हैं हम लोग। तो क्या है फाउंडेशनल वैल्यूज? इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, सेल्फलेस सर्विस, करेज, कमिटमेंट टू ड्यूटी, एम्पैथी, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब फाउंडेशनल वैल्यूज है। ठीक है, किसी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब सर्विसेज में, जो सिविल सर्विसेज के जो हायर पोस्ट है, उनमें जो ईमानदारी, जनता के प्रति जिम्मेदारी लाना है, क्यों इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है फाउंडेशनल वैल्यूज को, आप समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी चीज़ें एक सिविल सर्वेंट में है तो समझ लीजिए बुनियाद मजबूत है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, कहानी वाला एग्जाम्पल है। कहानी से, नीलिमा नाम की एक युवा आईएएस ऑफिसर है, एक आदिवासी गांव में तैनात हुई है। वहाँ पीने के पानी की समस्या रहती, पीने के पानी की समस्या है। तो उस समय नीलिमा ने क्या किया, इम्पैथी दिखाई और खुद गांव में जाकर हालात देखे। ठीक है, कमिटमेंट टू ड्यूटी दिखाते हुए उसने पानी की टंकी बनवाई। जब एक नेता ने भ्रष्ट ठेकेदार को ठेका देने को कहा तो उसने इंटीग्रिटी और मोरल करेज से साफ इनकार कर दिया।
मतलब इंटीग्रिटी और मोरल करेज दिखाते हुए उसने साफ मना कर दिया नेता को, क्योंकि उसने क्या कहा नेता ने कि एक भ्रष्ट ठेकेदार है उसको दे दो, मतलब इस ठेकेदार को दे दो, मेरे ठेकेदार वाले को। तो उसने कहा कि नहीं देंगे। तो काम पूरा होते ही उसने गांव वालों से फीडबैक भी लिया। ये था पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो काम हो गया हो, जैसे काम हम करवा के सब निकल जाते हैं ना कि बाद में देखने भी नहीं आते जो काम करा गया है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं। नीलिमा ने क्या किया, काम हुआ फिर पब्लिक से फीडबैक लेने आए, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, एक महीने पे आते रहे लेने के लिए, काम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम ठीक करवाएंगे। तो ये हुआ, ये था पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कमिटमेंट दिखा रही थी अपनी। समझ में आया, ये कहानी था एग्जाम्पल। कई बार क्या होता है कि अभी न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी कि किसी गांव में सोलर पैनल लगाए जाते हैं बिजली के लिए, ठीक है। न्यूज़ पिंच जो है न्यूज़ चैनल, उस पर शो दिखाया जा रहा था कि बिहार में भी चुनाव है, तो बिहार में वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो उसमें ये था कि सोलर पैनल तो लगा दिया गया, सोलर पैनल लगते ही 1-1.5 साल बाद ख़राब हो गया। होता तो ये है कि सोलर सोलर पैनल लगा तो फिर जाकर वो चेक करते हैं कि बैटरी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस का काम भी डिपार्टमेंट का होता है कि अगर हो गई तो बदल दे बैटरी। लेकिन नहीं, सड़ गया फट गया 2 साल, जब पूरा गांव अंधेरे में है, कोई देखने गया नहीं। तो यहाँ पे जो है पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया। अगर पब्लिक इंटरेस्ट होता तो जाते फीडबैक लेते, देखते कि ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है एक सिविल सर्वेंट को, ठीक है। ये हो गया फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। अब सवाल ये है कि ये यूपीएससी में क्यों पढ़ते हैं हम, GS4 एथिक्स में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये मूल्य जो है अफसर को सच्चा सेवक बनाते हैं, जनता का भरोसा बनाते हैं, राजनीतिक दबाव में भी सही फैसले लेने की ताकत देते हैं, नीतियों को ज़मीन पर लागू करने में मदद करते हैं। ये फाउंडेशनल वैल्यूज अगर जिसमें होगा, इसलिए हमें पढ़ाया जाता है। अगर हम ये बोलें संक्षेप में पूरा समराइज करके एकदम कंसाइज होगी एक लाइन में बोले तो फाउंडेशनल वैल्यू जो है वो नैतिक जीपीएस है जो ऑफिसर को सच्ची राह पर चलने की मदद करते हैं। जीपीएस है एक तरीके का, ये फाउंडेशनल वैल्यू एक जीपीएस की तरह है, ठीक है। ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ अभी मैंने बताया वो प्राइमरी वैल्यूज़ भी इसको बोलते हैं कि प्राइमरी वैल्यूज़ है। अब सवाल ये है कि प्राइमरी वैल्यूज़ ये है तो सेकेंडरी वैल्यूज़ भी होंगी, हाँ है। अब हमको पढ़ना है सेकेंडरी वैल्यूज़ इन सिविल सर्विसेज कि सेकेंडरी वैल्यूज़ क्या होती है। सवाल ये है कि सेकेंडरी वैल्यूज़ क्या होती है। मान लीजिए जैसे फाउंडेशनल वैल्यू किसी अफसर की नैतिक बुनियाद होती है, वैसे ही सेकेंडरी वैल्यूज़ वो अतिरिक्त नैतिक गुण होते हैं जो उसकी काम की गुणवत्ता और व्यवहार को बेहतर बना देते हैं। मतलब एक तरीके से सप्लीमेंट्री है ये, और बेहतर करने का मतलब आप में वो फाउंडेशनल वैल्यूज़ तो है, उसको और पॉलिश कर देना है, इसको कहते हैं सेकेंडरी वैल्यूज़। आपके काम की गुणवत्ता, आपके व्यवहार को बेहतर कर देती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है फाउंडेशनल वैल्यूज़ को सपोर्टिव के रूप में मजबूत करती हैं, पूरक है उनके। तो ये अफसर को एक अच्छा इंसान और एक अच्छा प्रशासक दोनों बना देती हैं। तो सवाल ये कि है क्या सेकेंडरी वैल्यूज़ कौन से हैं। पहला तो ये है ट्रूथफुलनेस, यानी हर बात सच्चाई से कहना। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए रिपोर्ट में कोई गलती छुपाने, रिपोर्ट जो है गलती से आपको रिपोर्ट छुपानी है, कोई रिपोर्ट में गलती हो गई है उसको छुपानी है, लेकिन इसके बजाय आप क्या करते हैं, रिपोर्ट को छुपाते नहीं हैं, बजाय इसके सच्चाई से सामने लाते हैं। मान लीजिए किसी नेता की उसी किसी कार्य क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में कोई एमएलए है, उसकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है, उसने कुछ दिया है जो उस मामले में गड़बड़ी है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं इसको छुपा दो नहीं तुम ख़त्म हो जाओगे या तो तुम्हारे जान पे आ जाएगी। तो जिसके अंदर ट्रूथफुलनेस होगी, करेज होगा, तो वो क्या करेगा, उसको रिपोर्ट को सामने ला देगा, कहेगा देखिए नेताजी आप गड़बड़ कर दी है इसमें, इससे आपकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, चलिए जेल। तो ये ट्रूथफुलनेस। दूसरा क्या है सेकेंडरी वैल्यूज़ में, ह्यूमैलिटी यानी विनम्रता, अपनी ताकत का घमंड न करना, आपको जो पावर दी गई है उसका घमंड न करना, यह है विनम्रता। यानी एक कलेक्टर जो है सड़क पर खुद खाना बांटते हुए दिख सकता है, ऐसा हो सकता है। कलेक्टर खाना बांटते हुए दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये तो नहीं पता, लेकिन
मान लीजिए इस सेकेंडरी वैल्यूज़ की हम बात करें तो एक जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, सभी जानते हैं उनके बारे में। अभी दुर्गा पूजा हुआ था, भंडारे में खाना खाते हुए खाना खिलाते हुए दिख रहे थे, खाते हुए नहीं खिलाते हुए दिख रहे थे। और वो एक इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट हैं, रेमन मैक्से से मिला हुआ है उनको। सारा इंटरनेशनल, जब वो उन्होंने इंडिया टीवी छोड़ा था तो सारी मीडिया ने कवर किया था, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था, अल जज़ीरा, बीबीसी, सारी चीज़ों ने, सबने कवर किया इन सब चीज़ों को कि क्यों ऐसा हुआ इनके साथ। अब वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको देखते भी हैं। भंडारे में दुर्गा पूजा में खाना खिलाते हुए दिख रहे थे वो। नॉर्मल लोग आ रहे थे, आराम से भंडारा खिलाया पिलाया, प्रसाद उसाद लिया, चले गए। क्या है ये? विनम्रता। ताकत है उनके पास लेकिन घमंड नहीं है। ताकत मतलब जनता की ताकत उनके पास ज़बरदस्त है। और जिनके पास जनता की ताकत है तो समझ लीजिए कि सारे पे जनता तो क्या कर देगी सबको पता है। तो जनता की ताकत उनके पास है, और मीडिया की ताकत भी। तो ये है विनम्रता। तीसरा है सेकेंडरी वैल्यूज़ में सहनशीलता, टॉलरेंस, यानी अलग अलग विचारों को सहने की क्षमता होनी चाहिए आप में। आप किसी आइडियोलॉजी से ग्रसित नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको न्यूट्रल बनाया जाता है। अगर आप किसी विचारधारा से ग्रसित होंगे तो फिर त्राही त्राही कर देंगे। इसीलिए आपको न्यूट्रल बनाया जाता है ताकि आप अलग अलग विचारधाराओं को सुन सके, सहन कर सके, ठीक है। तो ऐसा ऑफिसर होना चाहिए कि जब मान लीजिए विरोध प्रदर्शन हो जाए, हिंदू मुस्लिम जैसे विरोध प्रदर्शन हो जाए, तो किसी एक चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो, वो न्यूट्रल होकर रोकने की कोशिश करे, सब चीज़ों को शांति से सुलझाए। ये ना कि खुद ही लगे तलवार निकाल के भाजने, ऐसे ऐसे उड़ा देंगे सबको। चौथा होता है सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य बोध। सेकेंडरी वैल्यूज़ में मतलब कि अपना कर्तव्य पूरी तरह से लगन से करना, उसको निभाना, ये होता है सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, ठीक है, डिजास्टर आ जाए किसी इलाके में, और वो ऑफिसर छुट्टी पे है उस दिन, तो जब उसका सेंस ऑफ ड्यूटी एक्टिव होगा तो क्या करेगा, वो छुट्टी उट्टी छोड़ के तुरंत आएगा लोगों की मदद करने। ये होता है सेंस ऑफ ड्यूटी। पांचवा क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन, यानी नियमों का पालन करना। मतलब समय पर ऑफिस जो है समय पर ऑफिस पहुंच जाए, फाइलों को समय पर निपटाए। ये नहीं कि टेबल के नीचे वाला अंडर टेबल काम करेगा, फिर फाइल सरकाएंगे, बोले पैसा दो नीचे से। पता चला कोई गर्म जनता हो, गर्म खोपड़ी का, तो ऊपर से थप्पड़ मार दे नीचे से पैसा देने में जब ऊपर से थप्पड़ मारे। छठा क्या है? सटीकता, एक्यूरेसी, यानी सही जानकारी और काम का परिशुद्धता होना जरूरी है। परिशुद्ध होना, बिल्कुल शुद्ध रूप से काम करें, यानी सरकारी योजनाओं के आंकड़ों को ठीक से प्रस्तुत करें। ये ना कि गरीबी बोला गया कि कम हो गया तो दिखा दे गरीबी बढ़ गया है, ऐसा ना करें, झूठ वूठ ना बोला। टीम वर्क होना चाहिए। सेकेंडरी वैल्यूज में टीम वर्क होना चाहिए, यानी टीम के साथ मिलकर काम करना। पंचायत सचिव, अभियंता, प्रशासन के साथ मिलजुल कर योजना को लागू करने की कोशिश करना चाहिए। आठवां है नवाचार, यानी इनोवेशन, नई सोच और तरीके अपनाने चाहिए उसको, ठीक है। किसी अफसर ने मोबाइल ऐप से शिकायत, मान लीजिए शिकायत लोग मैनुअली कर रहे हैं, हाथ से लिख लिख के दे रहे हैं। अब एक ऐसा ऐप डिज़ाइन कर दिया गया, जनता के अपने हर बच्चे के हाथ में है। कोई दिक्कत हुआ, ऐप पे जाइए, एप्लीकेशन डालिए, ये शिकायत है, शिकायत का निवारण किया जाएगा, ऐसा बना दे। तो ये हो गया सेकेंडरी वैल्यूज़। फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या है? फाउंडेशनल वैल्यूज़ आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को और चमकाएगा कौन? सेकेंडरी वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हमको ये समझना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यूज़ का अंतर क्या है, भूमिका क्या है फाउंडेशनल वैल्यू का। भूमिका ये है कि वो नैतिक आधार बनाने की कोशिश करता है फाउंडेशनल वैल्यू, और सेकेंडरी वैल्यूज़ क्या करता है? आपके व्यवहारिक व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मान लीजिए फाउंडेशनल वैल्यूज़ और सेकेंडरी वैल्यूज़ के बिना होगा क्या, अगर नहीं होता है तो? फाउंडेशनल वैल्यूज़ का क्या होगा कि हम अफसर सही राह से भटक सकता है, जो उसको करना है वो नहीं करेगा। सेकेंडरी वैल्यूज़ क्या होगा? अगर वो राह से भटकेगा तो उसके काम की गुणवत्ता कमज़ोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फाउंडेशनल वैल्यूज़ में ईमानदारी, निष्पक्षता, ये सेवा है, और सेकेंडरी वैल्यू में विनम्रता, अनुशासन, नवाचार है। अगर ये ईमानदारी, निष्पक्षता, सेवा ना हो तो ये विनम्रता, अनुशासन, नवाचार भी नहीं देखने को मिलेगा। तो एक दूसरे के पूरक है, जुड़े हुए। आप एक कहानी से समझेंगे, कहानी एग्जाम्पल है। मान लीजिए अभय नाम का एक लड़का है, वो IAS ऑफिसर है,
इंटीग्रिटी के कारण उसने कभी रिश्वत नहीं ली। तो क्या है, ये फाउंडेशनल वैल्यू है। लेकिन वो जनता से विनम्रता से बात करता है, सबकी बात सुनता है। तो ये क्या है, सेकेंडरी वैल्यूज़ है। तो एक बार किसी योजना में रुका, मान लीजिए एक योजना उस वक्त लागू हुई थी, तो योजना में रुकावट आई, तो उसने क्या किया, उसने नवाचार करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इनोवेटिव तरीका अपनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसे सभी विभाग जोड़ गए, डिपार्टमेंट को जोड़ा। ये क्या था, सेकेंडरी वैल्यूज़। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व संतुलित और प्रभावी बना। मतलब इंटीग्रिटी जो कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ह्यूमैनिटी, इन दोनों में संतुलन बनाया। इंटीग्रिटी के कारण वो कभी रिश्वत नहीं ली, ईमानदार रहा, विनम्र रहा, लोगों से बात व्यवहार उनकी बेहतर रही। कहीं अगर योजना लागू करने में प्रॉब्लम आई किसी में XYZ में, तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप बना के सारे डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ दिया, सब संतुलन बनाए बेहतर। ये था सेकेंडरी वैल्यूज़। ठीक है, ये हो गया। अगर हम निष्कर्ष के रूप में बोलना चाहें तो सेकेंडरी वैल्यूज़ जो है प्रशासन के रोजाना व्यवहार को नैतिक और व्यवहारिक रूप से सुंदर बनाने वाले गुण हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो है फाउंडेशनल वैल्यूज़ की छाया की तरह चलते हैं। सेकेंडरी वैल्यूज़ की बात हो रही है, दिखती कम है, मतलब फाउंडेशनल वैल्यूज़ की छाया की तरह चलती हैं, दिखती कम है पर बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS, थैंक यू। और आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।